हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भूगोल के प्रश्न लिए हैं वह सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है अपशौर, उपशौर या ग्रीष्म संक्रांति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को जो है वह अपशौर बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है उसको अपशौर बोलते हैं। वहीं पर दोस्तों जो है कि सूर्य और पृथ्वी के निकटतम दूरी को उपशौर बोला जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका अपशौर हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति या शनि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौर मंडल में बड़े आकार से अगर हम छोटे आकार की बात करें तो यहाँ पर जो है कि आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, यह सब जो है कि यह चार बड़े ग्रह माने जाते हैं। और जबकि आपका मंगल हो गया, शुक्र हो गया, यह सब जो है वह छोटे ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका बृहद ग्रह में मंगल नहीं आएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है कि चंद्रमा की तरह कौन सा ग्रह दिखता है। ऑप्शन है मंगल, बुध या पृथ्वी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका बुध है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों में मात्र जो है बुध तथा शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती हैं और इसी प्रकार की कलाएं जो है वह चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। इसलिए चंद्रमा को जो है कि वह बुध आकार जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए इसको चंद्रमा सदृश ग्रह भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो बीपीएससी है वह प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करता है। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं तो आप मानिए कि 15 से 20% नंबर जो है आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे, क्योंकि सेम प्रश्न आपका आता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। अगला प्रश्न है सूर्य है एक, तो सूर्य क्या है आपका। ऑप्शन है पीला तारा, लाल तारा या श्वेत तारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो आपका है वह आपका एक पीला तारा है। कैसा तारा है तो पीला तारा है, इसको याद रखिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, जब यह प्रश्न आया था तो इसमें बहुत से लोगों का यह प्रश्न गलत हुआ था। बहुत से लोग लाल तारा मारे थे, बहुत से लोग सफ़ेद तारा माने थे। तो इसको आप ए वाला आंसर याद रखिएगा, सूर्य आपका जो है एक पीला तारा है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ब्रह्मांड में जो है पल्सर क्या होते हैं। ऑप्शन है तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं या किसी तारे का विस्फोट है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में जो पल्सर होता है या घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे हैं। और जो है कि इसको 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और इससे जो है कि अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि जो आपका ब्रह्मांड है उसमें पल्सर जो होता है वह घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति या शुक्र। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। जी हाँ दोस्तों, आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और शुक्र को ही सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो उसमें CO2 की जो मात्रा पाई जाती है वहाँ पर वह 90 से 95% के आसपास शुक्र ग्रह पर CO2 पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय जो है वह 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास कितना अधिक है। तो विषुवतीय व्यास से जो ध्रुवीय व्यास है यह कितना आपका अधिक है? 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 49 किलोमीटर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका होगा वह आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा विषुवतीय व्यास से जो ध्रुवीय व्यास है यह 43 किलोमीटर अधिक है। जी हाँ दोस्तों, कितना अधिक है? 43 किलोमीटर आपका अधिक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो जो ग्लोब होता है उस पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो रेखाएं खींची जाती हैं वह कितनी रेखाएं खींची गई हैं। तो वह आपका है 179। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत से लोग 180 मार देते हैं, लेकिन 180 नहीं होगा। 179 रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वह आपका BPSC TRE 4 में ज़रूर आएगा, क्योंकि TRE 2 में भी आया था, TRE 3 में भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था, और इस बार भी आपका जो है कि प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा। तो इसलिए सभी वीडियो जितने भी हम भूगोल के वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो गारंटी मानिए कि 15 से 20% नंबर आप जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर से कवर कर लेंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूरी है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा TRE 4, हम अपने चैनल पर पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 से दोपहर 12 बजे के समय है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका ए वाला हो जाएगा। 6 PM आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रीनविच और थिम्पू के बीच का जो अंतर है वह 90 डिग्री आपका देशांतर पर है। तो इसलिए कुल समय का अंतर आपका क्या हो जाएगा? 90 × 4 हो जाएगा, जो कि आपका क्या आता है? 360 मिनट आपका आ जाएगा। और दोस्तों 360 मिनट को अगर हम 60 से भाग देंगे तो यह आपका 6 घंटे आएगा, और 6 घंटे आएगा तो 12 बजे समय से जोड़ा जाएगा, तो यह 6 PM का आपका समय आएगा। इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो शीत कटिबंध में आपका कौन सा क्षेत्र आता है, यह आपका पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस ऑप्शन इसमें, तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, या दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच स्थित क्षेत्र, या दक्षिणी ध्रुववृत्त आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों शीत कटिबंध पेटी का जो विस्तार है वह 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। और इसमें टैगा हो गया, टुंड्रा हो गया, हिमाच्छादित प्रदेश हो गया, यह सब प्रदेश आते हैं। और शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित होते हैं। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक से अधिक वाले विकल्प आपके सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा, तीसरा, तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है
कि यहाँ पर है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो देखिए ग्रीनविच पर आपका 12 बजे हैं तो उससे आपका 30 डिग्री पूर्व में आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका 2 बजे होंगे, दोपहर 2 बजेगा। क्योंकि दोस्तों ग्रीनविच देशांतर को 0 डिग्री देशांतर रेखा व अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है भी कहते हैं, और यह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ती हुई लंदन के पास स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और ग्रीनविच देशांतर में 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि होती है तथा डिग्री पश्चिम में बढ़ने पर 4 मिनट की जो है वह कमी होती है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर 4 मिनट का 30 डिग्री में गुणा करेंगे तो 120 मिनट आएगा, जो कि आपका 2 घंटे के बराबर होगा। तो इसलिए दोपहर का 2 बजेगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तेहरान की, तो तेहरान जो आपका स्थित है वह है आपका एलबुर्ज पर। जी हाँ दोस्तों, तेहरान पर्वत जो है वह एलबुर्ज पर स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है और बहुत बार एग्जामों में आया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है और उसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें अभिकथन ए आपका दिया गया है कि घाना तट पर सोने के समुद्र प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। और इसमें कारण दिया गया है किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका दोनों हो जाएगा। ए भी आपका सही, अवकथन भी, और आर भी सही है। और आर जो है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूएई के रियासती राज्य हैं। तो यूएई के रियासती राज्य आपके क्या हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, दिया गया अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उस्म अल कैन, फुजरह, राश अल खैमा। तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह जो है कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या 7 आपका राज्यों में विभाजित है और यही 7 राज्य आपके हैं भी। तो ए वाला विकल्प आपको ये सही है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे यह थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, यह बीपीएससी में आपका पूछा गया था, तो यह जो है कि थोड़ा सा फिर भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न आपके बीपीएससी से भी रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है। तो न्यून हिमरेखा की अगर दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र या आल्प्स क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है आल्प्स क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है, उसे जो है कि हिम रेखा काफ़ी नीचे होती है उसमें। तो इसको आप याद रखेंगे, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान में स्तर में जमा होता है। तो खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। ऑप्शन है अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो अवसादी चट्टान में आपका खनिज तेल पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोयला के भंडार पाए जाते हैं। वहीं पर रूपांतरित चट्टान में जो है वह फाइलाइट पाया जाता है, सिस्ट पाया जाता है, नीस पाया जाता है, क्वार्टजाइट पाया जाता है, मार्बल पाया जाता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत,
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या फ्लैट सीमा सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसको बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, कौन सा सेल होती है जिसमें कि जीवाश्म मिलता है? औषधि सेल, कायांतरित सेल या ऑर्गेनेज सेल? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका ऑर्गेनेज सेल है, औषधि सेल है। सॉरी दोस्तों, औषधि सेल में जो है, इसमें जो है कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही औषधि सेल का निर्माण होता है और इसकी जो रचना है वो परतों के रूप में होती है, जिसके कारण इसको परतदार सेल भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार हो जाएं। अगला प्रश्न है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। तो पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका है फेल्सेनमीर, फेल्ला या फेल्ट। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है फेल्सेनमीर। जी हाँ दोस्तों, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को फेल्सेनमीर बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ए वाला विकल्प सही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, जितना भी हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, अभी हमने साइंस का करवाया, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का करवाया, फिर उसके बाद अभी भूगोल का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। तो आप सभी वीडियोस को अच्छे से देख जाइए, सभी वीडियोस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 15 से 20% क्वेश्चन जो है वह डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार करेंगे तो गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा फ़ायदा दोस्तों यह होगा कि आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का लेवल कैसा होता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।